सेक्शन 7 रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज ऑफ द पार्टिसिपेंट। अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखते हैं ये लोग। हाँ, सो बेसिकली आपको है ना कुछ बेसिकली लॉ के प्रति फेथफुल रहना है और आपको ऑनेस्ट रहना है। आपको अपने वही सब चीज़ें जो पिछले सेक्शन 7 में से बेसिक चीज़ें मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप बेसिकली आपको है ना गुड फेथ है, आपका फेथ पूरा है और आप मतलब इच्छुक हो कंपनी को ये अमाउंट पे करने में हर मंथ की पेमेंट में। सेकेंडली, जो आप किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो कभी। थर्डली, आपने पिछले 6 महीने में किसी भी मतलब बैंकरप्सी के लिए अप्लाई नहीं किया कि आप पूरे कर्जे में डूब चुके हो, आप कंगाल हो चुके हो, गरीब हो चुके हो, ख़त्म हो चुके हो। इस चीज़ के लिए आपने पिछले 6 महीने में कभी अप्लाई नहीं किया है। आपकी एज 18 से 28 होनी चाहिए, 28 से कम और 18 से ज़्यादा होनी चाहिए जब आपका अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको लीगल राइट है इंडिया में वर्क करने का और आप इंडियन सिटीजन हैं। आप रीजनेबल और अच्छे एफर्ट्स दिखाओगे आपको नौकरी पाने में, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। ये सब चीज़ें मेंशन्ड है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। आप अपनी सारे टैक्स रिटर्न्स जो लॉ के बारे में जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड हैं, आप सारे टैक्स रिटर्न्स फुलफिल करोगे और जो सच्चे होने चाहिए और हर एस्पेक्ट्स में ट्रू होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। और आप रिपोर्ट करोगे अपनी इनकम ऑन सच रिटर्न्स एंड दैट यू शैल प्ले ऑल टैक्सेस और अदर एंड अदर। आपको बेसिकली अपने टैक्सेस को लेके ऑनेस्ट रहना और कुछ नहीं। मैं एक एक डिटेल में पढ़ूंगा तो मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी ये किस सेक्शन में और कैसे बाहर जाएगी। मैं सोच रहा हूँ 3 दिन में 3 लगातार वीडियो निकाल दूँ इसकी। लेट्स मूव ऑन। Shall keep accurate records of relating to your income for each year payment and any license. अगर आपकी कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, अगर आप किसी तरीके से खुद से एम्प्लॉयड हो के ना कुछ अर्न कर रहे हो, तो आपके पास उसकी भी रिटर्न्स, रिसीट्स, इनवॉइसेस होने चाहिए। एंड आप 1 साल के लिए सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे जब तक आप इनको मतलब एटलीस्ट तब तक जब तक आपके पास एक्यू जॉब का वो है। और मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट तब, मैंने कुछ डिटेल्स मिस कर दिए लास्ट लाइन में बट डोंट माइंड, वो बहुत बेसिक चीज़ है। बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू बी ऑनेस्ट, पे योर टैक्सेस, बी ऑनेस्ट विथ योर टैक्सेस। एंड बनियाओं को और सिंधियों को ये बात बहुत खराब खराब लगेगी। मैं कैसे जात को, अरे और बनिया और सिंधी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जॉब करते हैं, मैं इसलिए ये टारगेट किया हूँ। हम बिजनेस सोचते हैं तो किसी बनिया या सिंधी का ही होगा, ये सबसे पहले दिमाग में आता है, इसलिए मैंने वो बोला। प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना कोई भी बनिया और सिंधी, प्लीज़ प्लीज़। बेसिकली आपको अपने टैक्सेस, इनकम्स और सब चीज़ों के बारे में ऑनेस्ट रहना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑनेस्ट रहना है। आपको अपने सारे ITRs फाइल करने हैं प्रॉपरली। एंड सेक्शन 8 ब्रीच एंड रेमेडीज, इसमें 3 सेक्शन हैं। 8.1 विद अबाउट ब्रीच, नॉट वैलोरेंट का ब्रीच। सो बेसिकली ये है कि अगर आपको कोई पेमेंट आप 45 डेज के अंदर पे नहीं कर पाते हो, तो वो अगर आप प्रोवाइड कोई भी डिस्क्लोजर का जो सेक्शन था, जैसे मैंने बताया था आपको डिस्क्लोजर के अंडर क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ सकता है और करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो
अगर आप उस चीज़ के अगर फेल कर जाते हो तो वहाँ एग्रीमेंट ब्रीच होगा। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो 45 डेज़ के अंदर तो वो एग्रीमेंट वहाँ ब्रीच होगा। ये 2 सेक्शंस कवर्ड। एनी, हाँ, अगर आपका आपके द्वारा प्रोवाइड करी गई कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स या मिसलीडिंग या डिसेप्टिव निकलती है, यानी कि बेसिकली गलत निकलती है आपने जो कंपनी को प्रोवाइड करी है, तो वहाँ अग्रीमेंट ब्रीच कहलाया जाएगा। और अगर सेक्शन क्लॉज 4 के अंडर अगर आप कोई भी अपना दायित्व ऑब्लिगेशन निभाने से चूक जाते हैं तो वहाँ अग्रीमेंट ब्रीच कहलाया जाएगा। अब रेमेडीज अपॉन ब्रीच। मैं पता है बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं फिर से नहीं सोया था रात को, है ना। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। रेमेडीज अपॉन ब्रीच, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉ। हाँ, सो बेसिकली 8.2 सेक्शन मीन्स कि कंपनी आपसे अलग अलग तरीक़ों से बाय लॉ, अलग अलग तरीक़ों से, मेरा बोलने का मतलब ऐसा गलत नहीं था, मैं बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है कि मैंने कहाँ क्या बोला और मेरे को है ना कहाँ ये लोग पकड़ सकते हैं, यानी तुम लोग कमीनो तुम। सो बेसिकली बाय लॉ कंपनी आपसे जितना भी पैसा है वो वसूल कर सकती है। अब मैं वसूल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम लोग वसूल ही समझोगे इसको, मुझे अच्छे से पता है। पर बाय लॉ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रिसीव दैट मनी। ठीक है, अगर आपसे ये बेसिक बेसिक कंडीशंस भी फॉलो नहीं हो रही है ना कंपनी की, तो कंपनी को पूरा हक है तुम्हारे, समझे ना, हलक से डाल के पैसा निकाल लेना चाहिए। हे भगवान मेरे से कभी ऐसी गलती ना हो जाए, प्लीज़ बचा लेना। बजरंगबली देख रहे हो ना पीछे से, हाँ हाँ, मेरे पीछे बजरंगबली की फ़ोटो है। अब वो मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा बेड बहुत मेसी है आज, इसलिए मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ जिससे मेरी चेयर से मेरे सारे पूरा बेड पीछे का मेस दिखाई ना दे और मेरे को है ना साफ ना करना पड़े। दैट लेजी आई एम। Equitable remedies, if the company does money under sufficient remedy for any particular breach of the injected or any for breach of service by applicable laws. तो अगर कंपनी को लगता है कि आप क्या कहते हैं, आपका अग्रीमेंट ब्रीच करने के बाद आपने कंपनी को किसी तरीके से थोड़ा ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो बाय लॉ कंपनी आपसे जितना उनका डैमेज है वो वापस रिकवर कर सकती है, जितना लॉ उनको अलाउ करे। ठीक है, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 8 काफ़ी बहुत लोगों को है ना, अगर ईमानदारी से पढ़ा ना, बड़ा ऑफेंसिव लगने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे पापा ने भी तब मुझसे कहा था ये थोड़ा सेक्शन जितना ब्लंटली लिखा है ना उतना ही ऑनेस्ट है और उतना ही है ना खलने वाले चीज़ है लोगों को। बट आई कंप्लीटली एग्री क्योंकि मैं और मेरे पापा डॉक्यूमेंट्स के मामले में बहुत शार्प हैं। सो आई गेस आई शुड नॉट इंक्लूड माई सेल्फ, बट मैंने कभी डॉक्यूमेंट्स में आज तक गलती नहीं करी है, सो हाँ आई कैन इंक्लूड माई सेल्फ। मैं अपने पापा के डॉक्यूमेंट्स भी देखता हूँ, पर्सनल नहीं, मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ। नोटिस सेक्शन नंबर 9 एक्सचेंज ऑल नोटिस। सो बेसिकली सेक्शन 9 में अगर किसी भी तरीके से एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ नोटिस या यानी कि कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑन व्हाट्सएप, ईमेल, वन नाइट कुरियर पैकेजेस और पोस्टेज बाय एनी मीन्स mentioned here, 5 mentioned here, you can read that बिकॉज 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि ये वीडियो पोस्ट कैसे होगी। तो कंपनी और आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड होगा और वो आपको उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करना होगा वगैरह वगैरह, जैसी नोटिस से रिलेटेड चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। यू गाइस कैन एटलीस्ट रीड दैट यार, कम ऑन। सेक्शन 10 मिसलिनियस। अब मैं इसको ध्यान से अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि मिसलिनियस में पता है कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो मैं मिस कर गया तो मेरे को लोग पकड़ के भर देंगे।
Section 10.1 Amendments and waivers. This agreement cannot be modified or amended except with the written consent of both parties. Any waiver by the company as applicable shall be only effective if in writing. writing नहीं writing. सो सेक्शन 10.1 में सिंपल लिखा है कि अग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस बिना दोनों पार्टीज के कंसेंट के इन रिटर्न या किसी भी प्रकार का वेवर यानी कि आपकी कोई भी अमाउंट माफ करी जानी कंपनी के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है अनलेस एंड अनटिल इन रिटर्न. रिटर्न यानी लिखित में. ठीक है. सेक्शन 10.2 गवर्निंग लॉ इंडिया सब्जेक्ट टू क्लॉज 10 ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिलो कोर्ट्स ऑफ गुरुग्राम shall be exclusive jurisdiction on the matters arising from the agreement without regard to principle of conflicts of law. So basically governing law और jurisdiction गुरुग्राम का लगेगा गुरुग्राम के कोर्ट्स में आपको है ना अपील करना होगा और इंडियाज़ के बेसिकली इंडिया के लॉज लगेंगे एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 10.3 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिलो कोर्ट्स ऑफ गुरुग्राम में एक्सक्लूसिवली इसकी सुनवाई होगी. सेक्शन 10.3 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एनी कनेक्शन विद एग्रीमेंट. सो बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आपको बेसिकली अग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो तो पहले दोनों पार्टीज को पहले 30 डेज में के एक टाइम पीरियड में इसको आपस में बात करके ना रिजॉल्व करना होगा. अगर वहाँ रिजॉल्व नहीं होता है तो एक रिटर्न नोटिस पहली पार्टी को दूसरी पार्टी को भेजना होगा और 7 दिन का टाइम देना होगा जिस पार्टी को नोटिस पहुंचा है उस नोटिस को सारे इश्यूज को उस नोटिस में लिखे हुए सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और फिर उस 7 दिन के बाद आपको गुरुग्राम के कोर्ट्स में प्रोसीड करना होगा. 10. Sets for the entire nation the party hearing subsidy or prior or conditions discussion understanding agreement. हाँ. सो सक्सेस और असाइंस का एक छोटा सेक्शन 10.5 है जहाँ पे कंपनी और पार्टिसिपेंट दोनों को राइट होगा जबकि कंपनी अपने कुछ जो बेसिकली ट्रांसफर्स होता है what I can बेसिकली कंपनी अपने फाइनेंशियल अरे यार कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को मैं यहाँ तो कंफ्यूज हो गया. I'll just read it out for you guys. The company has the right to assign its right obligations to any third party including AccuJob except as otherwise provided in the agreement. So as far as I think I have not missed anything, I have not misspelled or incorrectly interpreted any information of the agreement, but if happened so I'm really sorry for that. Again एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ. I'm not an AccuJob employee, not quite aware of the latest policies. This agreement was signed on 2nd of August 2023 and ये उस टाइम का अग्रीमेंट है. कैमरा फोकस हो रहा है ना, मेरी ब्लैंक शीट है अभी, इस तरफ मेरी डिटेल्स है तो मैं वो दिखाऊंगा नहीं. सो हाँ, सो आई एम नॉट एन एम्प्लॉय. दिस एग्रीमेंट इज़ अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. जो मैंने साइन किया था ये अग्रीमेंट में सारी इंफॉर्मेशन उस मेरे पर्टिकुलर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के रिगार्डिंग है और उस टाइम की पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग है. इफ़ एनी चेंजेस आर देयर in the latest agreement, I'm not eligible and responsible for that.
सो प्लीज़ मेरी बुंड मारने के पीछे ना पड़ें, आप अपना अग्रीमेंट खुद पढ़ें, अपने लॉयर को पढ़ाएं, अपने पेरेंट्स को पढ़ाएं, सबका साइन और कंसेंट लें, उसके बाद ही प्रोसीड करें। अगर आप कहीं फंसते हैं तो मेरे से ना आके बोलें, ठीक है? That is all from my side. I'll try my best to attach this agreement to you guys without leaking any personal of my details. That is for this. That is pretty much for this video. मार्च तक ट्यून्ड रहना, डिस्कॉर्ड और गेमिंग चैनल दोनों आ जाएगा। आई होप मैं तब तक एक और डिस्प्रेशन अटैक के अंडर ना जाऊँ। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। ऑल्सो हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके जाना, थोड़ा वीडियो शेयर कर देना। वीडियो थोड़ी लंबी है, 1.25 घंटा हो गया मेरे को रिकॉर्ड करते हुए। अभी इसको एडिट कट करना पड़ेगा मेरे को, है ना? तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लव यू गाइज, बाय बाय।